तख्ता के बाद का मंजर 1909 का साल मुसलमानों के लिए इंतहाई दुख भरा था। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय को उसके अपने ही लोगों ने यंग तुर्कों के दबाव पर तख्त से उतार दिया। आवाम की आंखें आंसुओं से भर गईं। बाजार और मस्जिदों में लोग अफसोस के साथ दुआ करते रहे। जिस शख्स ने यूरोप के सियासी तूफानों का सामना किया था, जिन्होंने इस्लाम के परचम को 30 साल तक बुलंद रखा था, उन्हें अपनी ही फौज और सियासतदानों के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान को पहले सोलोनिका, आज का थेस्सालोनिकी, ग्रीस भेज दिया गया। यह जगह उस वक्त उस्मानी सल्तनत के अंदर थी, मगर यूरोप की साजिशों के बहुत करीब। उन्हें एक महल, अलातिनी पैलेस में कैद किया गया। यह असल में कैद थी। सुल्तान की मूवमेंट और मुलाकातों पर सख्त पाबंदी थी। सुल्तान का पहला रिएक्शन सब्र था। उन्होंने कुरान को अपना हमसफर बनाया और तस्बीह को अपना दोस्त। वे रोज कुरान की तिलावत करते और फरमाते, अल्लाह का फैसला बेहतरीन है, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। तखत और ताज सिर्फ एक इम्तिहान था। सलोनिका में जिंदगी। सलोनिका में सुल्तान अब्दुल हमीद का वक्त सख्ती और तन्हाई का था। पहले तो यंग तुर्कों ने उनकी इज्जत भी कम करने की कोशिश की। उनका खाना, उनका कपड़ा, उनकी मुलाकातें, सब कंट्रोल किया गया। लेकिन सुल्तान अपनी रूहानी कुव्वत और सब्र के जरिए खुद को मजबूत रखते। एक वाकया मशहूर है, जब उनके पास एक फौज का अफसर आया जो उनको सलोनिका लेकर जा रहा था। सुल्तान ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ एक सिपाही हो, जो हुक्म मिला तुमने अदा कर दिया। लेकिन तारीख उनको नाराज हो गई, जो असल में इस खिलाफत को बिगाड़ गए। उनके शब ओ रोज तस्बीह और तिलावत में गुजरते। अपनी औलाद और खवातीन से वो सिर्फ चंद मर्तबा मिल सके। यंग तुर्क का असर और यूरोप की खुशी। जब सुल्तान को हटाया गया तो यूरोप के राजधानियों लंदन, पेरिस, वियना और मॉस्को में खुशी मनाई गई। अखबारों ने लिखा, द रेड सल्तन इज गॉन। लेकिन असल में उनके दिल में सुकून था कि अब ओटोमन सल्तनत उनके कब्जे में आसान हो जाएगी। युवा तुर्कों ने पहले तो आवाम को सपने दिखाए। हम आवाम की हुकूमत ला रहे हैं, हम गुलामी खत्म करेंगे, हम नए दौर की तरक्की लाएंगे। मगर असल में उनकी नीति यूरोप के बगलगीर रहने लगी। पार्लियामेंट में बहसें होती रहीं, मगर फैसले उन्हीं के होते जो यूरोप चाहता था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सलोनिका से ही सुना कि बाल्कन में जंग फिर भड़क रही है और ओटोमन फौज कमजोर होती जा रही है। उनके दिल को सबसे ज्यादा दुख यह था कि जहां उन्होंने 30 साल तक मुस्लिम खिलाफत को एक जिस्म बनाकर रखा, वहां अब सिर्फ तफर्रुक और सियासी झगड़े रह गए। बाल्कन जंग का आगाज सुल्तान के तखत के तुरंत बाद ही 1913 में बाल्कन युद्ध फूट पड़े। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो ने ओटोमन सल्तनत पर हमला कर दिया। ये वो मुल्क थे जो सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में खौफ खाते थे, लेकिन उनके हटने के बाद सब इकट्ठा हो गए। यंग तुर्क की फौज कमजोर साबित हुई। इस्तांबुल तक खतरा पैदा हो गया। ये सब देखकर आवाम ने फिर याद किया, अगर अब्दुल हमीद होता तो आज हम इतने कमजोर न होते। सुल्तान ने ये सब सलोनिका से सुना और सिर्फ तस्बीह पर कहा, मैंने इन्हें समझाया था, यूरोप के दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना। सलोनिका से वापसी 1912। जब बाल्कन युद्ध और राजनीतिक हालात खराब हुए, यंग तुर्कों को अंदेशा हुआ कि सलोनिका अब सुरक्षित जगह नहीं रही। इसीलिए 1912 में सुल्तान अब्दुल हमीद को वापस इस्तांबुल शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें बेलेरबेई पैलेस में रखा गया, जो बोस्फोरस के किनारे पर एक खूबसूरत महल था, मगर यह भी असल में एक कैद ही थी। सुल्तान को अपने दोस्तों, आवाम या तलबा से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। वो रोज कुरान की तिलावत करते, तस्बीह घुमाते और औलाद औलाद को तालीम और दीन के बारे में नसीहत करते। एक मर्तबा उन्होंने कहा, मैं तख्त पर नहीं, लेकिन तुम सबको एक बात हमेशा याद रहे, इस्लाम की इज्जत तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, उसे कभी न खोना। सुल्तान की सियासी दूरंदेशी। सुल्तान ने अपनी आखिरी जिंदगी में भी भविष्य के बारे में बहुत बारीक सोचा।
उन्होंने अपनी फैमिली से कहा, यूरोप की ताकतें तुम्हें तरक्की और इंसाफ के सपने दिखाएंगी, लेकिन असल में वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। आज जो ऑटोमन जमीन एक है, कल टुकड़े होकर यूरोप के नक्शे में छोटी छोटी रियासतें बन जाएंगी। यह बात वाकई 10-15 साल बाद सच हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा ऑटोमन सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गया। अवाम का सुल्तान से जज्बाती रिश्ता। बेयलरबेई पैलेस में सुल्तान के कैद होने के बावजूद आवाम उनसे मोहब्बत करती रही। लोग चुप कर पैलेस का बाहर दुआ करते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, वो सुल्तान जो हमारे लिए हिजाज रेलवे बनाता था, जो मुसलमानों के लिए दुनिया भर से आवाज उठाता था, आज कैद है, लेकिन अल्लाह के यहां उसका मकाम बहुत बुलंद होगा। इस्तांबुल में वापसी और कैद का सफर। 1912 के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद को बेलेरबेई पैलेस इस्तांबुल में रखा गया। यह जगह बोस्फोरस के किनारे पर एक खूबसूरत महल था, लेकिन असल में कैद और तन्हाई का महल। सुल्तान को अपने दोस्तों, वजीरों और आवाम से मिलने की इजाजत नहीं थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी तन्हा जिंदगी कुरान और तस्बीह के साथ गुजारनी शुरू की। उनकी हर सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से होती और रात उनकी रूहानी तलाश और तफक्कुर में गुजरती। एक दिन उनके पास एक बुजुर्ग विद्वान आया और कहा, या सुल्तान, आपके यहाँ वक्त और ताकत नहीं, लेकिन आपका नाम और आपके काम आवाम के दिलों में अमर है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कुव्वत है। तख्त और ताज सिर्फ एक इम्तिहान है, आवाम की दुआ और अल्लाह की रज़ा असल अमन है। विश्व युद्ध का आगाज और ओटोमन साम्राज्य का मुश्किल हाल। 1914 में विश्व युद्ध ही शुरू हुआ। ओटोमन साम्राज्य अब यंग तुर्कों के अधीन था और यूरोपीय और मित्र राष्ट्रों की शक्तियों का दबाव बढ़ता गया। यूरोप के नक्शों और रणनीतियों के मुताबिक ओटोमन क्षेत्रों को टुकड़े टुकड़े करने की योजना हो रही थी। यंग तुर्क और नए शासक जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध में उतर गए, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद को यह सब कैद से ही सुनना पड़ा। सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि उन्होंने जो 30 साल तक मुस्लिम उम्माह और इस्लामी इत्तेहाद के लिए काम किया, उनके बिना हुक्मरान होने के बावजूद अब उनकी मेहनत अधूरी लग रही थी। एक दिन सुल्तान ने अपनी औलाद से कहा, जंग सिर्फ तलवारों और तोपों की नहीं होती, ये जंग सोच, सियासत और फैथ की भी होती है। हमारी कुव्वत जो आवाम के दिलों में है, वो सबसे ज्यादा असर रखती है। सियासी और जज्बाती हालत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य के अंदर खतरा बढ़ गया। बाल्कनों, अरब और अफ्रीका के क्षेत्रों में विद्रोह और विदेशी प्रभाव बढ़ता गया। सुल्तान अब्दुल हमीद को हर रोज खबर मिलती कि कैसे उनके करीबी इलाके घिर रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद की सोच हमेशा आवाम के हक में थी। उन्होंने अपनी औलाद और वजरों को हमेशा नसीहत की, हमेशा आवाम की खुशी और ईमान को समझो। जो हुक्मरान सिर्फ ताकत और ताज के पीछे भागे, वो खुद को और अपनी आवाम को बर्बाद करता है। तारीख वही लिखता है जो इंसाफ और फैथ के साथ काम करे। आखिरी दिन और वफात। 1918 में सुल्तान अब्दुल हमीद की सेहत कमजोर होने लगी। सल्तनत और तबाही का बोझ, साजिशें, यंग तुर्कों का दबाव और युद्धों का असर उनकी सेहत पर पड़ा। उनके आसपास के लोग कहते थे, ए सुल्तान, आपकी ताकत और हिम्मत दुनिया के लिए मिसाल है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तख्त और तोप मेरे लिए सिर्फ इम्तिहान थे, अल्लाह की रज्जा और अवाम की दुआ मेरी असल कुव्वत थी। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की वफात 10 फरवरी 1918 को हुई। उनकी वफात के वक़्त वर्ल्ड वॉर